टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस बार हमारे साथ होंगे जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है हमारे शो में। गौरी के साथ हम लोग कई सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जैसे लाखों की कमाई कर रहे नन्हे मुन्ने सोशल मीडिया स्टार्स को भी क्या देना होगा टैक्स, रिफंड में देरी होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलने वाले इंटरेस्ट का कौन कौन होते हैं हकदार, और साथ ही ये भी बताएंगे कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की क्या है जीएसटी फाइलिंग की गुत्थियां। इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन नन्हे मुन्ने बच्चों की जो अभी इनकम टैक्स कानून के हिसाब से नाबालिग होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे, पॉडकास्ट पे, बाकी जगह बहुत ज़्यादा धूम मचाए रहते हैं। हो सकता है कि आपके घर में भी कोई हो, आपके रिश्तेदार में भी कोई हो, कोई पड़ोस में भी हो। तो इस सोशल मीडिया नन्हे मुन्ने जो स्टार्स हैं, उनको अच्छी खासी कमाई भी होती है। तो सवाल ये उठता है कि हम आप जब जॉब करते हैं, उससे सैलरी मिलती है, उस पर तो टैक्स लगता है। क्या इन बच्चों को भी इनकम टैक्स विभाग कहे कि अब टैक्स चुकाइए? बड़ा ही पेचीदा मामला है, इस पर बातचीत करेंगे। गौरी, ऐसे लोगों को भी टैक्स देना पड़ेगा क्या बच्चों को? जी लक्ष्मण, देखिए वैसे तो अगर हम इनकम टैक्स एक्ट को देखें तो उसमें क्लियरली लिखा है कि कोई माइनर की अगर कोई इनकम होती है तो वो अपने पेरेंट्स की इनकम में, जिनकी भी इनकम ज़्यादा है, उसमें क्लब हो जाती है और पेरेंट्स को टैक्स देना होता है। लेकिन उसमें ये भी कहा गया है कि अगर कोई माइनर अपने किसी स्किल या अपनी कोई क्वालिफिकेशन या अपनी कोई पर्टिकुलर टेक्निक या किसी चीज़ की वजह से अपना कुछ पैसा कमा रहा है तो उसके ऊपर पेरेंट्स को इनकम टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इस केस में माइनर खुद अपना इनकम टैक्स भरेगा। तो अब अगर हम YouTube की बात करें तो जब हम YouTube पे वीडियोस बना के डालते हैं, अब आप देखेंगे आजकल छोटे छोटे बच्चे टेक्नोलॉजी को लेके, कुछ अलग अलग चीज़ों को लेके इतने सारे वीडियोस बना रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं। तो उसमें उनके पेरेंट्स का कोई हाथ नहीं है, वो उनका अपना स्किल सेट है जिसकी वजह से वो पैसा कमा रहे हैं। तो इस केस में जो माइनर है उसको खुद से ही इनकम टैक्स देना होगा। और अगर कोई और तरह से पैसा कमा रहे हैं, जैसे एडसेंस या कोई ऐसी चीज है जिसमें उनका कोई स्किल सेट नहीं है और वो पेरेंट्स की वजह से कमाया जा रहा है, तो उस केस में पेरेंट्स के इनकम में वो इनकम हो जाएगी क्लब और पेरेंट्स को देना होगा। लेकिन ये तो बड़ा ही थिन लाइन होगा कि आप पेरेंट्स की वजह से कमा रहे हैं पैसा या फिर अपने स्किल से कमा रहे हैं। हो सकता है किसी को अपने स्किल की वजह से एडवर्टाइजमेंट में उनको जगह दी गई हो। तो हाँ, जब इस पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आपके बेसिकली माना जाता है कि वो पेरेंट्स की सेंस है कि वो एफडी कराना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड्स कराना चाहते हैं या क्या कराना चाहते हैं, उसमें बच्चे का कोई रोल नहीं है। तो उस केस में जो उस पर इंटरेस्ट आएगा या इनकम होगी या कैपिटल गेन होगा, वो पेरेंट्स के इनकम में क्लब होगा। लेकिन अपने स्किल सेट की वजह से डायरेक्टली आप जो पैसा कमा रहे हैं वो आपको माइनर को खुद देना होगा। सपोज करिए सोशल मीडिया के लिए वो अपने घर में कुछ स्टूडियो बना रखा हो, कुछ खर्च कर रहा हो एडिटिंग के तौर पे या फिर बाकी चीज़ों पे, तो क्या उस खर्च का डिडक्शन क्लेम कर सकता हो? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आप जितना भी आप अपना पैसा खर्च कर रहे हैं उस इनकम को कमाने के लिए, वो सारा का सारा आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इट इज एज गुड एज कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर आपने लाख रुपए कमाए हैं और उसको कमाने में 50,000 खर्च दिए, तो आपको सिर्फ प्रॉफिट पे यानी कि 50,000 पे ही टैक्स देना है। सारी डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आपका एक बच्चा कलाकार है इन सब मामलों में, तो उसके कला को मत रोकिए, लेकिन हाँ, इनकम टैक्स विभाग के जो कायदे कानून है इसका ख्याल जरूर रखिएगा। तो अब चलते हैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल लेते हैं सांगली से, जहां से अरुण कुमार भंडावले जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से। अरुण जी नमस्कार। तो मुझे 2013 में लार्सन एंड टुब्रो के शेयर बोनस में मिले थे। अभी हाल ही में जो उनका बायबैक का ऑफर था उसमें मैंने वो टेंडर किए थे, तो उसमें से 8 शेयर उन्होंने बायबैक किए और उसके प्रोसीड्स भी अकाउंट में जमा हो गए। तो उसके बारे में टैक्स ट्रीटमेंट कैसा होगा? ये रेगुलर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा या एग्जम्प्ट रहता है? ठीक है, ठीक है। हमारे साथ हमारी टैक्स गुरु हैं, काफी जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट है गौरी चड्ढा, वो बताएंगे। गौरी, क्या इनके लिए सुझाव है? सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, रिटायर किए अभी कुछ देर पहले। जी जी। तो देखिए, इसमें खैर सीनियर सिटीजन को तो कोई एग्जेम्पशन एज सच नहीं है, लेकिन अगर हम बायबैक की बात करें तो कुछ समय पहले तक बायबैक जब भी होता था तो उस केस में जो एसएससी होता है, यानी कि जो जिसका बायबैक हुआ है, जिसने शेयर
शेयर्स दिए हैं बायबैक के लिए, उसको उस पर इनकम टैक्स देना होता था। उसी समय जब कंपनी डिविडेंड देती थी तो उस पे डिविडेंड पे भी आपको टैक्स देना होता था। तो अब क्या, डिविडेंड पे आपको टैक्स नहीं देना होता था, आपकी कंपनी टैक्स देती थी। अब क्या हो गया, डिविडेंड पे टैक्स तो देगा एसएससी जिसको डिविडेंड मिला है, कंपनी डिविडेंड के ऊपर टैक्स नहीं देगी। लेकिन जब बायबैक करेगी शेयर्स तो जो बायबैक का टैक्स है वो कंपनी देगी। यानी कि अब आपको अगर कोई डिविडेंड मिला है तो उस पे टैक्स देना है, आप बायबैक करवा रहे हैं अपने शेयर्स तो उस पे कंपनी टैक्स देगी, आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए है, ये रूल सबके लिए है। बिल्कुल अरुण जी, आपका कंफ्यूजन दूर हो गया? हाँ, ये और एक इसके बारे में है तो हाँ, अभी ये एग्जाम्प्ट है, हाँ। तो आईटीआर में कैसे दिखाएंगे इसको, आईटीआर 2 में? देखिए आईटीआर में जब आप अपनी रिटर्न देखेंगे तो उसमें कैपिटल गेन वाले पेज पे बायबैक वाला ऑप्शन भी आ रहा होता है। उसमें आप इसको दिखा सकते हैं अपना सिलेक्ट करके कि आपने इतने शेयर्स आपने बायबैक के लिए दिए हैं इतने रुपए में, और आप उसको दिखा देंगे। वो आपकी इनकम में इंक्लूड नहीं होगा लेकिन उसकी सिर्फ रिपोर्टिंग हो जाएगी, क्योंकि आपके शायद एआईएस में भी हो सकता है वो आया हो, और वैसे भी सारी ट्रांजैक्शंस रिटर्न में दिखाना बहुत जरूरी है। तो आप उसको अपना, अगर आप जैसे आईटीआर 2 भर रहे हैं क्योंकि आपका बायबैक है तो आई थिंक आपको आईटीआर 2 में ही जाना होगा, तो आप आईटीआर 2 में उसको दिखा सकते हैं कि ये शेयर्स बायबैक हुए हैं। कैपिटल गेन वाले पेज पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगी और आप उसको, आपको वो एआईएस से टैली हो जाएगा। चलिए, फिर भी कोई कंफ्यूजन अरुण जी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टैक्स गुरु आपको आगे भी आपके सवालों का जवाब देती रहेंगी। चलते हैं अब कुरुक्षेत्र, जहां से अनिल कुमार अग्रवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल जी नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी, मैंने अपना किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहा था, जिसमें जनवरी के अंदर मैंने रिजाइन दे दिया। ठीक है। और उसकी जो फाइनल फंड जो उसका मुझे फॉर्म 16 इशू हुआ, और टोटल सैलरी जितने इंसेंटिव वगैरह मिला करके मार्च में इशू हो गया। जब फुल एंड फाइनल की सेटलमेंट की जो पेमेंट मुझे मिली है, जितना का मेरा फॉर्म 16 इशू हुआ था उससे कम मिली है। हेलो। हाँ, सो आवाज आ रही है, तो रकम कम मिली है आपकी? हाँ जी, उससे कम मिली है। हाँ। मैं फॉर्म 16 में जितनी इनकम मुझे दिखाई गई थी, हाँ। उसके ऊपर मैंने इनकम टैक्स पे कर दिया। हाँ। अब और जितनी अमाउंट मुझे कम मिली है, हाँ, उसके लिए मैंने फॉर्म 16 अमेंडेड मांगा, उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया। अच्छा, इस केस में क्या करा जाए? ठीक है, तो कम इन्होंने दिया तो रिफंड भी क्लेम करना चाहेंगे? रिफंड भी क्लेम करना चाहेंगे आप अनिल जी? या सर, वो तो इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम करना चाहूंगा जी मैं। ठीक है, तो फॉर्म 16 रिवाइज इनको नहीं मिला है और कम मिला, पैसे कम मिले हैं, टैक्स चुका दिए ज़्यादा रकम पे, तो रिफंड भी चाहेंगे। क्या करें, बड़ा उलझन पेचीदा मामला है। देखिए इसमें जो सोल्यूशन है वो तो यही है जो आप ट्राई कर चुके हैं कि आपकी कंपनी जो है वो आप टीडीएस रिटर्न रिवाइज करके आपको नया फॉर्म 16 इशू करे। क्योंकि अगर आपका फॉर्म 16 और आपके रिटर्न में मिसमैच होगा तो आपके पास नोटिस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि एक बार नोटिस आया, आप प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास जेन्युइनली पैसा कम आया है, कोई एडवांस नहीं आया, कोई एरियर नहीं था, कुछ ऐसा सब कुछ प्रूव कर सकते हैं तो एक अलग बात है। अदरवाइज फॉर्म 16 बहुत ही क्रूशियल डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास फॉर्म 16 ज़्यादा अमाउंट का है, रिटर्न आपके कम अमाउंट के जा रही है, तो आपके पास नोटिस भी आएगा और आपको एक्सप्लेन करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको ये एडवाइस तो नहीं करूँगी कि आप अपना फॉर्म 16 में अमाउंट ज़्यादा है आप रिटर्न में कम दिखाएं। हालांकि आखिरी ऑप्शन तो यही है, अगर आपकी कंपनी नहीं मानती टीडीएस रिटर्न रिवाइज करने के लिए तो आपको यही करना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आप यही रखिए कि आप अपनी कंपनी को फोर्स करें कि वो अपनी टीडीएस रिटर्न रिवाइज करके आपको नया फॉर्म 16 दे। टीडीएस रिटर्न कितनी बार भी वो रिवाइज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई उनकी लायबिलिटी नहीं है। उनको सिर्फ रिवाइज करके टीडीएस एडजस्ट करके आपको नया फॉर्म 16 देना है। बिल्कुल अनिल जी, मेरा तो यही सुझाव हुआ है कि एक बार फिर से आप अपने एम्प्लॉयर से बात करिए। कई बार कुछ अलग वजहों से, व्यस्तता की वजह से आपको रिवाइज फॉर्म 16 नहीं दे पाए हों। रिवाइज फॉर्म 16 लीजिए और फिर आप इनकम टैक्स रिफंड के लिए आप अपना क्लेम कर सकते हैं। अगर रिवाइज फॉर्म 16 नहीं मिलता है तब मामला थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है, फिर आप संपर्क करिएगा टैक्स गुरु से, हम लोग कोई ना कोई इसका रास्ता निकालेंगे। लेकिन बाकी दर्शकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर रिफंड बनता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर आपका और तय समय सीमा के भीतर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड आपको वापस नहीं करता है, तो शायद आपको पता होना चाहिए कि इस रिफंड वाली रकम पर इनकम टैक्स विभाग आपको इंटरेस्ट देगा। लेकिन ये ब्याज कितना देगा और कौन कौन इस ब्याज का हकदार होंगे, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बनी हुई हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, लोगों के सवाल ने उससे पहले बात रिफंड की। दरअसल कई लोग हैं जिनके रिफंड इनकम टैक्स विभाग पर बनते हैं। हालांकि बहुत तेजी से पिछले कुछ सालों से इनकम टैक्स विभाग अपने रिफंड देना शुरू कर दिया है, लेकिन अब भी अगर आपका रिफंड नहीं आया है तो आपको शायद पता ना हो, उस रिफंड पर इनकम टैक्स विभाग को देरी होने पर एक तरह से कहें जुर्माना चुकाना होगा। लेकिन जुर्माना वर्ड नहीं है, दरअसल ब्याज चुकाना होगा। लेकिन ब्याज किन किन हालात में इनकम टैक्स विभाग आपको देगा रिफंड पर, और कौन कौन उसके हकदार होंगे, पहले एक बार गौरी से समझ लेते हैं। गौरी, ये रिफंड जो है कितने समय तक नहीं आएगा तब ब्याज चुकाएगा डिपार्टमेंट? देखिए, आपको जब आपका रिफंड सैंक्शन हो गया, यानी कि आपको इंटीमेशन आ गई 143(1) की, क्या आपको इतना रिफंड बनता है? कि इतना रिफंड बनता है, तो वो उतना रिफंड आपको आएगा। अब आपका जो रिफंड है, अगर वो आपका अगर आपका 100 रुपए का रिफंड है, तो उसका अगर आपका 100 रुपए का टैक्स है तो 10% से ज्यादा का अगर आपका रिफंड बनता है, यानी कि आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टीडीएस, एडवांस टैक्स, सब कुछ मिला के आपका जितना भी टैक्स आपने पे कर दिया सरकार को, और जब आपने एक्चुअल रिटर्न भरी तो आपका जो टैक्स है वो उससे कम बना और आपका जो रिफंड है वो 10% से ज्यादा बना, तो उस केस में जो डिपार्टमेंट है वो आपको इंटरेस्ट देता है, क्योंकि आपने एक्सेस पैसा अपना डिपार्टमेंट के पास रखा हुआ था जो आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। तो वो 0.5% पर मंथ के हिसाब से, और ये मंथ आपका शुरू होगा अप्रैल से, यानी कि जब आपका असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो गया तब से आपका ये जो है मंथ पर मंथ का स्टार्ट हो जाएगा 0.5%। तो अगर आप एनुअली लगाएंगे तो आपका 6% पर एनम बनता है। ये रिफंड आपको मिलेगा, ये आपके 26 ईयर्स में भी आएगा, और आपको जब आप अगले साल अपनी रिटर्न भरेंगे तो इसको अपनी इनकम में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड करके आपको इसके ऊपर टैक्स भी चुकाना है। और याद रहे कि आपको अगले साल देना होगा इस पे टैक्स, क्योंकि इस साल की रिटर्न आप भर चुके हैं, तो अगले साल मिस करने का चांस काफी ज्यादा है। तो अगले साल आपको इसके ऊपर टैक्स चुकाना है। उस पर कोई डिडक्शन नहीं है, जैसे आपकी सेविंग्स अकाउंट से ब्याज आता है, हालांकि सेविंग्स में तो फिर भी 80 टीटीए की डिडक्शन मिलती है, इसके ऊपर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। 1000 रुपए का भी इंटरेस्ट आया है तो उस पर भी सरकार आपसे टैक्स ले लेगी। तो इसका ध्यान रखिएगा, रिफंड में देरी होती है तो थोड़ा सा खुश होने की जरूरत है कि चलिए देरी तो कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, लेकिन आपको इस पर एक ब्याज भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देगा। लेकिन ब्याज के आप हकदार हैं कि नहीं, ये गौरी ने आपको समझाया कि कई सारे कंडीशन है जो आपकी टैक्स की देनदारी बनती है, उससे 10% से ज्यादा अगर आपने टैक्स चुका दिया तब आपको रिफंड के हकदार इसमें लक्ष्मण एक चीज और है, अगर आपका जो रिफंड है वो फेल होता है आपकी गलती की वजह से, यानी कि आपका बैंक वैलिडेटेड नहीं है या आपका आधार और पैन लिंक तब नहीं आपको है, ब्याज नहीं तब मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो आपकी ये ध्यान गलती है तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा, आपकी... डिपार्टमेंट की तरफ से देरी है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो जाहिर तौर पर जब गलती हमारी है और हमें रिफंड नहीं मिला तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए कि ब्याज देगा। अगर गलती हमारी नहीं है तो तब देगा। तो बेहतर ये होगा कि आप रिफंड के सारी जो व्यवस्थाएं ना तैयार रखें, जैसे बैंक अकाउंट को वैलिडेट कर देना, अकाउंट को चेक करिए सही अकाउंट नंबर दिया है कि नहीं दिया है, तब जाकर के आप इस रिफंड पर ब्याज के हकदार होंगे। चलिए वापस शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं उड़ीसा, जहां से विद्याधर जेना साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जेना साहब नमस्कार। एक्चुअली मैं एडवांस टैक्स पेमेंट करने के लिए जब गया तो उसमें डायरेक्ट टैक्स पेमेंट में चला गया और उसमें मेरा 27,500 अमाउंट मैंने पे कर दिया। लेकिन वो बाद में मैंने देखा मेरा 26A में नहीं दिखा रहा है। तो मैं मेरा बैंकिंग से पता किया कि वो अमाउंट जो है सीबीडीटी पोलिंग अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है। तो वो मिस्टेक से हुआ है या मेरा कंफ्यूजन हो गया, मेरे को समझ में नहीं आता है। अच्छा, लेकिन कैन आई क्लेम दैट मनी? क्या कहेंगे गौरी? देखिए, आपका बेसिकली जो आपका आप ये कहना चाह रहे हैं आपने जो चालान डिपॉजिट किया है वो गलत जमा हो गया है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है, तो अब देखिए इसमें हमने कुछ समय पहले एक शो पे भी बताया था कि अब जब आप अपना चालान जमा कराते हैं एडवांस टैक्स का या सेल्फ असेसमेंट टैक्स का, तो आपके पास एक ऑनलाइन करेक्शन विंडो है जिसमें आप
उसी टाइम आप विद इन फ्यू डेज आप उसको करेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। पहले ये सुविधा ऑनलाइन नहीं थी, आपको बैंक में जाना होता था या बैंक से नहीं होता था तो इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाना होता था, कई बार कई चक्कर लग जाते थे और वो करेक्शन होने में बहुत डिले होता था। लेकिन अब आप ऑनलाइन इसको करेक्ट कर सकते हैं, तो आप इमीडिएटली जाके इस चालान को आप ऑनलाइन रेक्टिफाई कीजिए। बहुत आसान तरीका है। ऑनलाइन पोर्टल जो आपका ई फाइलिंग का पोर्टल है, जो आप अपने पैन से लॉग इन करते हैं, उस पर जाएंगे, ऑनलाइन करेक्शन की फैसिलिटी आएगी, उसको रेक्टिफाई कर दीजिए। विद इन फ्यू डेज आपका जो 26 AS है उसमें वो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा, जो अभी नहीं कर रहा है। सुदर्शन लाल अदलखा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुदर्शन जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार बॉस। बताएं क्या उलझन है आपकी? मैं सुदर्शन, सीनियर सिटीजन, 79 ईयर ओल्ड। आपको टैक्स गुरु की तरफ से सादर प्रणाम है। बताएं, सीनियर सिटीजन आप लोग से काफी उत्साह मिलता है जब आप लोग संपर्क करते हैं हमसे। तो मेरी सर गुड़गांव के अंदर एग्रीकल्चर लैंड सेक्टर रोड के अंदर एक्वायर हो गई 2011 में। ठीक है। जिसका हाई कोर्ट का फैसला फेवर में हमारा 23/10/19 को, जिसकी पेमेंट हमें 15/12/22 को मिली। ठीक है। जिस पर हमें 15% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया उन्हें 2011 से। ठीक है। उस इंटरेस्ट पे इनकम टैक्स लगेगा या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, इस पे 100% लगेगा, वो कुछ कह रहे हैं 50% लगेगा। नहीं, आपके दोनों उलझन दूर कर देते हैं, आप चिंता मत करिए। एक बार आपको थोड़ा सा एफर्ट करना होगा चेक करने के लिए कि ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड था कि अर्बन, क्योंकि इनकम टैक्स ये आप पूछ रहे हैं जब एक्वायर हुआ था उस टाइम की? उस टाइम पे 2013 या 11 बताया जब एक्वायर हुआ था उस टाइम आपकी जमीन शहरी क्षेत्र की कृषि जमीन थी या फिर ग्रामीण क्षेत्र की कृषि जमीन थी, वो पता करना होगा। बिल्कुल, क्योंकि वो आपको इनकम टैक्स एक्ट में एक डेफिनेशन दी गई है जिसमें बताया गया है कि वो एरिया में कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, कितना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कितना दूर होना चाहिए, और वो सारी जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल उस टाइम पे करता था कि नहीं करता था। तो अगर आप इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से उसको रूरल एग्रीकल्चरल लैंड मानेंगे, तो उस केस में जब आपको कंपल्सरी एक्विजिशन हुई, आपको जितना भी पैसा मिला उसके ऊपर आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना। क्योंकि आपको उस पैसे पे कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना, तो उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर हम बात करें अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड की, जो मुझे लग रहा है काफी हद तक केस आपका अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का है, तो उस केस में जो आपको कंपनसेशन मिली है उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा, और आपको जो इंटरेस्ट मिला है उसके ऊपर भी टैक्स देना होगा। इसमें दो बातें हैं। पहली तो जो आपने पूछी कि पूरे पे देना या 50% पे, तो हाँ, आपको 50% की डिडक्शन मिलेगी। जो आपको इंटरेस्ट मिला है उससे सीधा 50% विदाउट एनी कंडीशन, आपको कुछ नहीं देखना कि आपने कोई खर्चा किया नहीं किया, वो सब छोड़ के सीधा 50% आप उसमें से माइनस कर देंगे और बाकी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि इसमें जो आपको इंटरेस्ट है वो जिस साल में मिलता है उसी साल में टैक्सेबल होता है। यानी कि जब पहले 2013 में एक्विजिशन हुई और इतने सालों में कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, तो इतने सालों में आपको इंटरेस्ट पे कुछ देना भी नहीं था। यूजुअली आपको जो इंटरेस्ट होता है वो अक्रूड या कैश बेसिस पे टैक्सेबल होता है। यहाँ पे अक्रूड पे नहीं होता, सिर्फ कैश बेसिस पे, यानी कि जिस साल में मिला उस साल में आपको उसके ऊपर टैक्स देना है 50% डिडक्शन लेके। लेकिन हाँ, ये ध्यान जरूर दें कि कौन सा एग्रीकल्चरल लैंड है, क्योंकि इससे पूरा आपका जो टैक्सेबिलिटी है वो बदल जाएगी। और अगर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है और आप इसमें टैक्स बचाना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेक्शंस हैं। और चलते हैं हरियाणा, जहां से अश्विनी जी हैं पंचकुला से। अश्विनी जी नमस्कार। नमस्कार जी। बताएं सर, क्या सवाल आपके पास? गौरी मैडम दोनों को नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। मैडम, ऐसा है कि मेरी उम्र 60 साल में मैं रिटायर हो गया था। उसके बाद 66 ईयर में मैंने टैक्स बचाने के लिए एक एनपीएस अकाउंट खोला था। उसमें 66 ईयर में मैंने उसमें डिपॉजिट करा दिया, विद दिस अंडरस्टैंडिंग की जब मैं इसको एग्जिट करेंगे 75 साल की एज में, यदि भगवान ने तब तक वो एज दी, तो उसमें जो होगा 100% मुझे 5 लाख से कम होगा अमाउंट, तो मुझे 100% वापस मिल जाएगा, कोई एन्युटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या स्पेसिफाइड लिमिट 5 लाख की है या नहीं है? और यदि यही 5 लाख है तो इसके मार्केट वैल्यू पे काउंट होगी या कॉस्ट वैल्यू इन्वेस्टेड अमाउंट पे काउंट होगी? चलिए, आपके दोनों सवालों का जवाब देंगे, लेकिन आप बिल्कुल इस तरह की चिंता मत करिए कि भगवान ने उम्र कितनी देंगे। आपको भगवान लंबी उम्र देंगे, आप स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, लेकिन टैक्स के उलझने हम दूर करेंगे। गौरी, क्या सुझाव इनके लिए?
देखिए, आपका जो एन्युटी वाली बात है वो आपने बिल्कुल ठीक बोली। 40% एन्युटी में आपको कंपलसरी जाना होता है, लेकिन वो 5 लाख से अगर कम है, जो आपने बिल्कुल सही बोला, तो आप पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो 5 लाख है, ये आपका मार्केट वैल्यू, उस टाइम की वैल्यू है। अगर उस टाइम की वैल्यू 5 लाख से नीचे है तो आपको पूरा अमाउंट मिल जाएगा, वरना आपका 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं, 40% आपको एन्युटी में जाना होगा। चलिए, उलझन दूर हो गया अश्विनी जी। एक और है, इसमें टायर 1 और टायर 2 दोनों का अकाउंट होगा या सिर्फ टायर 1 का होगा? देखिए, डिपेंड करता है आपने कौन सा खुलवाया है। अगर आप जो टियर 1 का अकाउंट है वो तो आप खोल सकते हैं खुद से वैसे ही, लेकिन अगर आप टियर 2 खोलना चाहते हैं तो डायरेक्टली नहीं खुलता, उसके लिए आपको टियर 1 का अकाउंट तो चाहिए ही चाहिए होता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा अकाउंट खुलवाया है। मुझे लगता है आपने खाली एक ही खुलवाया होगा, शायद दोनों की आपको जरूरत नहीं पड़ी होगी। चलिए, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए क्या है जीएसटी फाइलिंग की पेज, तो उस पेज को दूर करने की कोशिश करेंगे। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। चलिए, अगला सवाल लेते हैं। जगदलपुर से हमारे पास सवाल आया है। ये सवाल आया है आपको ईमेल के जरिए, और इनका नाम है यहाँ पे कुमार विश्नोई जी, और ये जो है सो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। बीच में इन्होंने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम काज बंद कर दिया था, जीएसटी फाइलिंग भी बंद कर दी थी। फिर बाद में 2 साल बाद उन्होंने जीएसटी काम काज शुरू किया और जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अब इनका कहना है कि जिस समय हमने कामकाज बंद कर दिया था या फिर कोई कारोबार नहीं हुआ, तो क्या उस वक्त की फाइलिंग हमें करनी पड़ेगी? क्या हमें लेट पेमेंट टाइप से कुछ देना पड़ेगा? गौरी जी, लक्ष्मण, देखिए, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो जितने भी समय तक आपके पास जीएसटी नंबर है आपको रिटर्न जरूर भरनी है। चाहे कोई इनकम नहीं है, आप नील की रिटर्न भरें, रिटर्न भरनी जरूरी है, वरना आपको लेट फीस देनी होगी। अगर आपने सरेंडर कर दिया है जीएसटी नंबर, जब सरेंडर हुआ उसके बाद से आपको जीएसटी रिटर्न नहीं भरनी है, लेकिन एक फाइनल रिटर्न आपको भरनी होती है विदिन 30 डेज। अगर वो भी मिस हो जाती है तो उसके ऊपर भी 10,000 की पेनल्टी है। तो सरेंडर करने के बाद फाइनल रिटर्न भरनी जरूरी है। दोबारा अप्लाई करेंगे तो दोबारा से आपकी रिटर्न की साइकिल शुरू हो जाएगी, और चाहे आपकी इनकम है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको रिटर्न भरनी जरूरी है। चलिए, तो इसका ख्याल रखिएगा। और दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी ये एक बहुत बड़ा सबक है जिसका हमें ख्याल रखना होगा जीएसटी फाइलिंग को लेकर के। गौरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। सवाल चाहे इनकम टैक्स जुड़ा हुआ हो, जीएसटी जुड़ा हुआ हो, आपके हर सवाल का सबसे बेहतरीन जवाब आसान भाषा में दिया जाएगा। ध्यान रखिए, अपना सवाल जवाब भेजें tax@moneycontrol.com पर। तो आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें, ताकि इसी तरह से हम सीधा अपने टैक्स एक्सपर्ट से आपको डायरेक्ट कनेक्ट करवा सकें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज।